नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर दोस्तों एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। ये पेपर रिसेंटली हिमाचल प्रदेश एसएससी के द्वारा लिया गया है, जहाँ पोस्ट का नाम जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है। माय डियर स्टूडेंट, 5 जून 2022 को ये पेपर हुआ है और इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित 120 क्वेश्चन है, जिन्हें हम एक एक करके सोल्व करेंगे। ऑफलाइन पेपर हुआ है, सो ऑफिशियल आंसर की इसकी नहीं है। हम आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। हो सके तो अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर से शुरू करते हैं और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सो हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी दोनों इसे आसानी से समझ पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क्स एज ए पावर फैक्टर कोरेक्टर। हम सब जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम काम में लेते हैं। यहाँ सवाल पूछा गया कि सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर कैसे सुधारती है। हम सब जानते हैं एक सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की एक्साइटेशन पर डिपेंडेंट होता है, यानी फील्ड की एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। हम फील्ड की उत्तेजना को परिवर्तित करके मोटर को लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर इसे चला सकते हैं। सो मोटर में हम फील्ड एक्साइटेशन परिवर्तित करेंगे तो उसे पावर फैक्टर कोरेक्शन के लिए चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे? पावर फैक्टर कोरेक्शन के लिए लीडिंग पावर फैक्टर पर उसका ऑपरेट होना ज़रूरी है। लीडिंग पावर फैक्टर पर तब ऑपरेट होती है जब उसे ओवर एक्साइट किया जाता हो। लेकिन माय डियर याद रखें, एक्साइटेशन के साथ साथ इसमें दूसरी कंडीशंस भी है कि मोटर पर कोई भार संयोजित नहीं होना चाहिए, यानी मोटर नो लोड पर हो और ओवर एक्साइटेड हो तो वो पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में ली जा सकती है। सो हमें बी ऑप्शन के साथ अभी फ़िलहाल जाना है। अगला जो सवाल है दोस्तों वो कह रहा है कि अर्थ प्रतिरोध को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। देखो, अर्थ रेजिस्टेंस को घटाने के कई सारे तरीके होते हैं। उसमें नंबर 1 तरीका जो है वो है 2 अर्थ को समांतर में जोड़कर हम अर्थ प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। और है आप अर्थपिट की गहराई बढ़ा सकते हैं, तब भी हो जाता है। ऐसे में आप अर्थपिट की गहराई बढ़ाएंगे तब भी होगा। चारों ओर उसके नमी बनाए रखें अर्थ इलेक्ट्रोड के, तब भी होगा। इसके लिए हमें चारकोल और साल्ट का यूज करना होता है। अभी इन चारों ऑप्शंस में से आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है, डबल अर्थिंग प्रदान करके, क्योंकि हम सब जानते हैं समांतर में प्रतिरोध घटता है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ए उत्तर के साथ दोस्तों हमें इसमें जाना है। 3rd क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है और इंग्लिश में दिखाई दे रहा है तो पूरा समझ आ जाएगा, हिंदी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सवाल है कि एल सीरीज़ प्रकार की जो एमसीबी होती है, माय डियर, एमसीबी 2 तरीके से आती है। एक तो कलर नोब के अनुसार आती है, पूरी डिटेल से मैंने इस पर क्लास दी हुई है। ऐप में जिन बच्चों के कोर्स है तो वो तो वहाँ से देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। और एक होती है सीरीज, जैसे एल सीरीज और एम सीरीज, 2 सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। दोस्तों याद रखें, जो एल टाइप की सीरीज होती है इसका यूजेज जो किया जाता है ना, वो किया जाता है हीटिंग एलिमेंट वाले इक्विपमेंट में, यानी उसमें उपकरण जितने भी है ना, चाहे वो गीज़र हो, चाहे वो ओवन हो, चाहे वो हीटर हो। सो ए ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, गीज़र इसमें आ जाएगा। एम सीरीज जो होती है ना, ये आपके जितने भी है उन सब में, एम सीरीज़ क्या, जी सीरीज होती है दूसरी। जी सीरीज जो होती है ये आपकी मोटर वाले में आ जाएगी, यानी जहाँ भी मैग्नेटिक सर्किट है या मोटर जहाँ भी है, जैसे इसमें आप देख रहे हो एसी, तो उसमें जी सीरीज काम में आएगी। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है हाई प्रेशर जो मेटल हैलाइड लैंप होता है उसकी आउटर ट्यूब जो होती है वो बोरोसिलिकेट ग्लास की होती है, ऐसा क्यों किया जाता है। माय डियर, इसमें कई लंबा चौड़ा अध्ययन है, अगर आप इसको देखें थोड़ा सा
सिंपल शॉर्ट में आंसर इसका होता है रिड्यूस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम लैंप। क्योंकि लैंप हाई प्रेशर वाले है तो सीधी सी बात है पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। पराबैंगनी किरणें जो होती है तो हानिकारक होती है, हम सब जानते हैं। इन अल्ट्रावायलेट को विजुअल रेज में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कोई फ्लोरोसेंट कोटिंग भी हम लगाएंगे। जो ये जो बोरोसिलिकेट होता है ये उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। डी उत्तर के साथ जाएंगे। लैंप से पराबैंगनी विकिरण कम करने के लिए हम उसे यूज करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। मापी यंत्रों में स्प्रिंग कंट्रोल प्रणाली अगर है तो मीटर को किस पोजीशन में यूज किया जा सकता है? दो तरह का कंट्रोलिंग फोर्स होता है, एक स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल अगर है तो हम उसे किसी भी पोजीशन में काम में ले सकते हैं, एनी पोजीशन इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर ग्रेविटी कंट्रोल होता तो केवल ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वाली उसका सही आंसर अपने को करना होता। ठीक है, अभी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, किसी भी स्थिति में हम इसे यूज ले सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है एनर्जी मीटर में क्रिम्पिंग एरर को लेकर। क्रिम्पिंग त्रुटि जो होती है कि बिना भार के डिस्क लगातार उसकी रोटेट करती रहती है, उसे हम क्रिम्प त्रुटि बोलते हैं। इसका निवारण क्या था ये भी हमने बताया। तो सवाल ही ये पूछ लिया इन्होंने कि एनर्जी मीटर की डिस्क में जो आमने सामने दो छिद्र प्रोवाइड करवाते हैं उन होल का पर्पज क्या है? बड़ा सिंपल उत्तर है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे नो डाउट, क्रिम्पिंग त्रुटि को समाप्त करने के लिए। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने है कि डैम्पिंग फोर्स इंस्ट्रूमेंट में क्यों काम में लिया जाता है? कोई भी मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है तो उसमें अवमंदक बल क्या प्रदान करता है? हम सब जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जो सूचित मीटर होते हैं, इंडिकेटेड मीटर जिसको बोलते हैं, जैसे एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, इन सब का पॉइंटर जब फाइनल रीडिंग के पास पहुंचता है तो वो वहाँ पर ओसिलेट करने लग जाता है और कांस्टेंट नहीं होता है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण है विक्षेपक टॉर्क और नियंत्रक बल की आपसी प्रतिक्रिया। इसलिए हमें क्या करना होता है, बिना दोलन के सुई को वहाँ पर रोकना होता है। डी उत्तर करेंगे ताकि पॉइंटर जो है वो बिना किसी दोलन के वहाँ रुक सके। अगला दोस्तों आठवां सवाल आपके सामने है, ट्रांसफार्मर में बकोलज रिले का जो टॉप फ्लोट होता है उस स्विच का काम क्या है? हिंदी में इसने फ्लोट लिख दिया जबकि एक्चुअल में फ्लोर होता है। देखो टॉप फ्लोट जो होता है वो क्या है एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो बकोलज रिले ट्रांसफार्मर में जो लगती है वो कंजर्वेटर और ऑयल टैंक के बीच में लगती है। बकोलज रिले में दो फ्लोट वाल्व टाइप लगे रहते हैं, एक डाउन होता है एक टॉप होता है। तो ये जब ऊपरी फ्लोट जो होता है ना, ये होता है कि जब ऑयल में वेपोराइजेशन बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ता है, तो ये एक तरह से ट्रिप कॉइल को इंडिकेट करता है, या यूँ कहें कि ट्रिप कॉइल को कमांड देता है। यानी जैसे ही ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है ना, तो ओवरलोडिंग कंडीशन के लिए उस पूरी रिले को एक्टिवेट करने का ये काम करता है फ्लोट। क्योंकि ये फ्लोट जैसे ही ऊपर उठेगा तो रिले कुंडली का एक सर्किट जो है वो एनसी बनेगा, नॉर्मली क्लोज होगा। जैसे ही वो सर्किट क्लोज होगा तो पहले एक अलार्म बेल आएगी और थोड़ी देर बाद में रिले जो है वो उसको ट्रिप करा देगी। सो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन। चलिए दोस्तों अगला सवाल 9वां आपके सामने है। थोड़ा सा ब्लर हमें करना पड़ा क्योंकि एडवर्टीजमेंट दे नहीं सकते इस तरह का बीच में। क्वेश्चन बता देता हूँ पूरा। दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करना है, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? बड़ा सिंपल है, फेज क्रम सबसे पहला आएगा। अगर हमें दो ट्रांसफार्मर को समांतर में ऑपरेट करना है तो क्या होना चाहिए? उन दोनों का फेज क्रम समान होना चाहिए। वैसे तो 3 शर्तें और है लेकिन ऑप्शन में यही दी गई है। बाकी शर्तें क्या है? पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज रेशो सेम होना चाहिए और प्रति इकाई प्रतिबाधा का मान समान हो, फेज विस्थापन 0 हो। इतने सारे पैरामीटर आपको इसके याद रखने हैं। चलिए दोस्तों 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि विद्युत ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? अब बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि सिलिकॉन स्टील का ऑप्शन क्यों नहीं आया। माय डियर, ट्रांसफार्मर की कोर के लिए शॉर्ट में एक शब्द यूज करते हैं हम और उसे बोलते हैं CRGO।
इसका पूरा नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। और आप ध्यान से देखें तो डी उत्तर में ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई है। ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि दानेदार बना करके उसे फोर्जिंग करके हम तैयार करते हैं। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील वो एक दूसरा ऑप्शन होता है जब आपके सामने ऑप्शन नहीं हो। डी उत्तर करेंगे, इसका 100% सही आंसर है, डी उत्तर आएगा। अगला सवाल 3 फेज़ शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि से है। 1 वाटमीटर आपको नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, ऐसा तब होता है जब पावर फैक्टर का मान 0.5 से कम हो, यानी फेज अंतर 60 डिग्री से कम हो। जब फेज अंतर 60 डिग्री से कम होगा तो पावर फैक्टर का मान 0.5 से 60 डिग्री से अधिक हो, फेज अंतर 60 डिग्री से अधिक हो तो पावर फैक्टर 0.5 से कम होगा। और ऐसी सिचुएशन में 1 वाटमीटर पॉजिटिव जबकि दूसरा वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग देगा। दोस्तों 2 वाटमीटर विधि बड़ा इम्पोर्टेंट है और कुल इसमें 5 पॉइंट बनते हैं, तो आप उसे याद रख लीजिए। बस ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 पॉइंट को अच्छे से याद रख लेंगे ना तो 2 वाटमीटर विधि के कई सारे क्वेश्चंस जो है आपके कवर अप हो जाएंगे। आइए ज़रा अगला सवाल 12वां आपकी स्क्रीन पर है कि कुछ देर चलने के बाद मोटर तुरंत फ्यूज उड़ा देती है। देखो दोस्तों, कंडीशंस के हिसाब से देखना, वो कह रहा है कि कुछ देर चलने के बाद, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं है ना तो मोटर चलेगी, लेकिन बात यह है कि हाथ लगाने से झटका देती। अगर मोटर ओवरलोड हो रही है ना तो फ्यूज नहीं उड़ाती, बहुत कम चांस होते हैं, रिले पर ट्रिप हो जाती है। अगर वोल्टेज के मान में फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है, तब भी मोटर हाई करंट पे ट्रिप हो सकती है। फ्यूज उड़ाने का काम होता है कि इंसुलेशन में प्रॉब्लम है, डी उत्तर आएगा। वाइंडिंग का पुअर इंसुलेशन है, इंसुलेशन ख़राब है, इसलिए मोटर जो है वो थोड़ी देर बाद में ट्रिप होती है, फ्यूज उड़ाती है। अगला सवाल, कौन सी टेक्निक ऐसी है जो किसी धातु सरफेस को कोरोजन से बचाव करती है? माय डियर, इसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है जिसे आपको समझना होगा। शॉर्ट में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि हम किसी भी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे 3 धातुओं का उपयोग करते हैं हम जनरली। सबसे पहला है जिंक, लोहे पर हमेशा जस्ते की परत चढ़ती है और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग बोला जाता है। सेकंड आता है टिन, कॉपर पर हमेशा टिन की परत चढ़ती है और इसे टिनिंग बोला जाता है। तांबे को, जैसे गीजर का जो इनर टैंक होता है वो टिन आलेपित तांबे का ही होता है, तो वो उस पर भी जंग नहीं लगता, टिन ने बचाया उसको। थर्ड आता है पारा, इसको अमलगमेशन क्रिया बोलते हैं। तो इनकी जब भी अपन कोटिंग चढ़ाते हैं तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन के तहत आता है। आपको इसका बी उत्तर सही करना होगा। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और सिंपल सवाल कि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया होती है, पॉजिटिव प्लेट पर क्या बनेगा? माय डियर, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है तो पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड की बनती है, बी उसका उत्तर हो जाएगा। नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड की बनती है और जैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है तो दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों पर लेड सल्फेट होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है बहुत सिंपल, मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपको करवाया है। गोडाउन वायरिंग है, 4 लैंप को कंट्रोल करना है। ये देखो यहाँ पर 4 लैंप को कंट्रोल करना है, कितने 2 वे स्विचों की आवश्यकता होगी? माय डियर, याद रखें गोडाउन वायरिंग में हमेशा एक 1 वे स्विच होता है, बाकी सभी 2 वे स्विच होते हैं। स्विचों की कुल संख्या जितने लैंप होते हैं उतनी होती है, यानी अगर 4 लैंप है तो 4 स्विच ही लगेंगे, एक 1 वे होगा, 3 2 वे होंगे। बी उत्तर करेंगे यहाँ पर अपने कि 1 वे जो है वो कितने होंगे, 2 वे जो है वो कितने होंगे, 3 होंगे, और अपन से यहाँ पर 2 वे ही पूछा गया है। 16वां सवाल, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें कंट्रोल रोड किसकी होती है? या तो कैडमियम की होती है या फिर बोरोन की होती है। जनरली 2 ही ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कैडमियम का ऑप्शन आपके सामने है तो इसे उत्तर सही करेंगे, बोरोन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है।
अगला सवाल न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। तो सबसे मुख्य हानि क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये अपन से पूछा जा रहा है। हम सब जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो डिस्पोजल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक और विषैला होता है। वो वेस्ट जो होता है ना, उसको कैसे निस्तारित करें, ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। ए ऑप्शन करेंगे। अपशिष्ट का निस्तारण जो होता है वो बड़ा मुश्किल इसमें होता है। 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ACSR चालक जो होता है उसमें स्टील वाले तार का उद्देश्य क्या है। बहुत सिंपल है, पूरा नाम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है और ये तार की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है, मजबूत करने के लिए होता है। 19वां सवाल सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी को लेकर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने करवाया आपको। रप्चरिंग कैपेसिटी हिंदी में विदारण क्षमता कहलाती है। सर्किट ब्रेकर की हो अथवा फ्यूज की, रप्चरिंग कैपेसिटी हमेशा MVA में होती है। मेगा वोल्ट एम्पियर जो है इनका उत्तर करना होता है। 20वां सवाल सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर चलने में असमर्थ है, इनमें से कौन सा एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर पूरी तरह से मोटर को एक्साइटेशन नहीं मिलेगा तो मोटर सिंक्रोनिज्म में चलने से फेल हो जाएगी। ए ऑप्शन रहेगा। इनसफिशिएंट एक्साइटेशन के साथ आपको जाना है, ए उत्तर आपको यहाँ पर सही करना है। अगला सवाल दोस्तों अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन से और सीधा स्पष्ट कैलकुलेशन उठाई हुई है, आंकड़े भी चेंज नहीं करें, ये हमने कई बार देखा है। 480 वोल्ट से 660 वोल्ट हो जाती है जब भार हटा दिया जाता है। इसका मतलब माय डियर जब लोड था तब वोल्टेज कितनी थी 480 वोल्ट, और जब लोड नहीं है तब वोल्टेज कितनी है 660 वोल्ट। यानी फुल लोड की वोल्टेज 480 और नो लोड की 660। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान करना, 37.5% इसका उत्तर आएगा। सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। मिलान करना, उत्तर ज़रूर हमें बताइए आपका भी उत्तर इतना ही आता है क्या। 22वां सवाल देखिए आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने करवाया है, वाइंडिंग का है। 28 स्लॉट है वाइंडिंग में, 14 पोल है और हमें स्लॉट की दूरी ज्ञात करनी है। माय डियर स्लॉट एंगल का मतलब होता है टोटल डिग्री में स्लॉट का भाग देना, ठीक है। टोटल डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। यहाँ पर देखो पोल है 14, स्लॉट कितने हैं 28 है ना। 180 इंटू पोल बटे स्लॉट इसका सही उत्तर रहेगा फॉर्मूला। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 90 डिग्री का उत्तर आता है। 90 डिग्री का ऑप्शन हमारे सामने ए में दिया हुआ है। यानी स्लॉट एंगल, एक स्लॉट पर वाइंडिंग जो है वो कितनी बन रही है 90 डिग्री की बन रही है। 23वां सवाल अपनी स्क्रीन पर है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, स्टार्टिंग के समय अगर रोटर वाइंडिंग ओपन है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मोटर को चलने के लिए रोटर का हमेशा परिपथ बंद होना आवश्यक है। जैसे स्क्विरल केज में तो हम पहले से ही शॉर्ट कर देते हैं, जबकि स्लिप रिंग मोटर में बाह्य रोटर के माध्यम से उसको शॉर्ट किया जाता है, लेकिन रोटर का परिपथ हमेशा बंद और पूर्ण होता है। अगर परिपथ बंद नहीं है तो मोटर किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। ए उत्तर आएगा। अगला सवाल ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर पूछा है। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर ये आपका 1.12 जबकि फुल वेव का 0.48 होता है। हाफ वेव अगर पूछ लेता तो डी करते, फुल वेव ब्रिज हो या फुल वेव सेंटर टेप हो 0.482 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है IC 741 के लिए सामान्यतः इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का प्रारूपिक मान कितना है। दोस्तों IC 741 जनरली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए काम में ली जाती है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और इसकी इनपुट वोल्टेज को लगभग 1 मिलीवोल्ट दर्शाया गया कुछ जगह। ऑफिशियल आंसर की से इसका मिलान करेंगे, फिलहाल ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। लगभग 2 मिलीवोल्ट जो है इसका सही आंसर हमें करना होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे।
क्योंकि सारे क्वेश्चन करवाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसे बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, क्वेश्चन स्किप करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया आप कोई इसे स्किप करें। सो प्लीज़ यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, जल्द ही अगला पार्ट आपको देंगे। वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना, चैनल सब्सक्राइब करना और ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।